हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैं संपत सिंह आज आपके लिए लेके आया हूँ। जो हमारा टॉपिक है वो है जीव द्रव्य कुंचन यानी प्लाज्मोलाइसिस, या दूसरा हिस्से में हम पढ़ेंगे जीव द्रव्य विकुंचन यानी डी प्लाज्मोलाइसिस। तो ये 12th क्लास का मैटर है और कई सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। तो ये प्रोसेस क्या है और इसके फ़ायदे क्या है वह हम सब देखेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे जीव द्रव्य कुंचन व जीव द्रव्य विकुंचन यानी प्लाज्मोलाइसिस और डीप्लाज्मोलाइसिस के बारे में। यहाँ ये जीव द्रव्य कुंचन का डायग्राम बनाया गया है कि यहाँ एक सेल को जिसका जीव द्रव्य कुंचित हो रहा है, उसकी जो प्रोसेस है, जो स्टेज है, वो आपको दिखाई गई है। अब ये है क्या, उसको जानते हैं हम। प्लाज्मोलाइसिस या जीव द्रव्य कुंचन क्या है। देखो, जो सेल्स होती है, ये कोशिका है। तो ये जो हम जीव द्रव्य कुंचन है मोस्टली अभी हम पादपों में पढ़ रहे हैं। तो पादप की जो बाहरी, जो कोशिका के सबसे बाहरी जो भाग होता है उसको हम कहते हैं कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। और उसके अंदर एक और मेम्ब्रेन होती है, उसको जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो ये मेम्ब्रेन अंदर और है, लेकिन ये प्लांट सेल में होता है। लेकिन जंतु सेल में क्या होता है, ये कोशिका भित्ति नहीं होती है, सिर्फ कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली होती है लेकिन कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर आप जानते हो। तो यहाँ हम किस में देख रहे हैं, पादप सेल में देख रहे हैं। तो पादप सेल के बाहर हमको क्या मिलेगी, कोशिका भित्ति, और उसके अंदर क्या मिलेगी आपको, कोशिका झिल्ली। और उसके अंदर आपको उसका भौतिक आधार, उसका जीव द्रव्य मिलेगा, यानी एक लिक्विड मिलेगा जिसमें कई सारे जो कोशिकांग है वो उसमें आपको तैरते हुए मिलेंगे। जैसे केंद्रक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम है, राइबोसोम, वो सब मिलेंगे। तो जीव द्रव्य हो गया ये। अब ये जीव द्रव्य क्या हो रहा है, कुंचित हो रहा है यानी सिकुड़ रहा है। और यहाँ जीव द्रव्य क्या हो रहा है, विकुंचित हो रहा है यानी ये फैल रहा है। तो एक नॉर्मल से हम इसकी व्याख्या करना चाहें तो उसमें क्या होता है, देखो ये जो जीव द्रव्य कुंचन की जो प्रोसेस है वो परासरण पर निर्भर है। परासरण पर, तो पहले आपको परासरण को समझना होगा। विसरण और परासरण, इन दोनों को हमने समझाया है। दोनों का सेपरेट वीडियो बना हुआ है, तो आप उनको देख लेना, समझ लेना। ये जो वीडियो है परासरण का, विसरण का, वो आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो वो आपको वहाँ से इनको समझ लेना है। परासरण और विसरण को अच्छे से समझाया गया है। तो ये जो प्रोसेस है वो भी किस पर निर्भर है, परासरण पर ही निर्भर है। इसमें क्या होता है, जो प्लांट सेल होती है या जो भी सेल होती है उसमें परासरण की क्रिया द्वारा जल की हानि होती है। परासरण की क्रिया द्वारा क्या होती है, वाटर लॉस होता है, जल हानि होती है, जल की हानि होती है। जिससे क्या होता है, ये जो कोशिका झिल्ली जो अंदर वाली है, कोशिका भित्ति को छोड़कर, कोशिका झिल्ली समेत उसका जो सारा जो जीव द्रव्य होता है वो सिकुड़ जाता है, कुंचित हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। और जब ये क्रिया जस्ट अपोजिट होती है तो उसको हम जीव द्रव्य विकुंचन कह देते हैं, जब इसका वापस प्रसार होता है। तो मोटी सी बात क्या है कि पादप सेल के अंदर परासरण की क्रिया द्वारा जब जल हानि होती है तो उसकी कोशिका झिल्ली समेत उसका जो जीव द्रव्य है वो कहीं कोशिका में एक कोने में या बीच में इकट्ठा हो जाता है, संघनित हो जाता है, संकुचित हो जाता है, जिसे आप क्या कहते हो, जीव द्रव्य कुंचन कहते हो। एक परिभाषा तो ये निकल के आती है। दूसरी हम इसकी और देखें, इसमें तो क्या है, देखो, जब मैं दूसरी परिभाषा देना चाहूँ तो वो क्या होगी, जब एक पादप कोशिका को लंबे समय तक ऐसे विलयन में हम रख दें जिससे क्या होता है कि जल की हानि होता है, तो वो विलयन हमको कौन सा लेना पड़ेगा, तो यहाँ हमको विलयन लेना पड़ेगा हम अति पराशरी विलयन, अति पराशरी विलयन। अब ये क्या है, ये भी हमने परासरण वाले टॉपिक में समझा है, तो वहां भी देख लेना। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ भी बता देता हूँ। विलयन 3 प्रकार के होते हैं, एक अति पराशरी, एक समपराशरी और एक अल्प पराशरी। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एक प्लांट सेल को लंबे समय तक कैसे विलयन में रखे हैं,
अति पराशरी विलयन में रखते हैं, जिससे क्या होता है, ये जो प्लांट सेल होती है इसमें से जल की हानि होती है, यानी इनमें से जो जल है वो बाहर निकलता है। और जल की जब हानि होती है तो इसमें जो एक जो स्पीड जो बनी रहती है, फूली रहती है, वो जल के कारण ही रहती है। उसकी जो एक निश्चित आकृति बनी रहती है प्लाज्मा इसके जीवद्रव्य के कारण। और जब वो जल बाहर निकलने लगता है तो इसकी स्थिति बिगड़ने लगती है और इसकी कोशिका झिल्ली समेत इसका सारा जीवद्रव्य संघनित हो जाता है। अब ये क्या अति पराशरी विलयन? देखो, ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका रस से ज़्यादा हो तो उसको कहते हैं अति पराशरी आपका विलयन। ये हमको वहाँ हमने अच्छे से वहाँ पराशरण में समझाया हुआ है। तो यहाँ क्या होगा, जैसे मान लो हमारे पास ये कोई पात्र है और इस पात्र में हमने क्या रखा है, मान लो पानी रखा है। और पानी यहाँ सर्वोत्तम क्या होता है, विलायक होता है। तो यहाँ ये किसकी भूमिका में है, विलायक की भूमिका में है। अब इसमें हम कोई भी पदार्थ जैसे चीनी या नमक डालेंगे तो वो हो जाएगा, इसमें डालने वाली जो चीज़ है जो इसमें विल्ले में घुलेगी, विलायक में जो घुलेगी या विलायक जिसको घोलेगा वो हो जाएगा विल्ले। ये विलायक क्या करता है, विल्ले को अपने में घोलता है और विल्ले विलायक में घुलता है। इसकी मात्रा कम हो सकती है और इसकी मात्रा हमको ज़्यादा मिलेगी। विलायक हमेशा ज़्यादा होता है, हमेशा की जरूरत नहीं, लेकिन विलायक की मात्रा आपको यहाँ ज़्यादा हो सकती है और विल्ले की मात्रा कम हो सकती है। अब जब विल्ले और ये विलायक जब मिल जाता है तब क्या बनता है, तब बनता है विलयन या घोल। अब विलायक यहाँ क्या है, पानी है, और विल्य क्या है, मान लो चीनी है। अब अगर मैं चीनी की मात्रा बढ़ा दूं, यानी विल्य की मात्रा बढ़ा दूं, किसकी तुलना में, पानी की तुलना में, तो हम उसको कहेंगे उसकी क्या होगी, सांद्रता बढ़ गई है, वो गाढ़ा हो गया है। भाई पानी हमने उतना ही रखा और विल्य चीनी को मैं लगातार बढ़ाता जा रहा हूँ, तो वो जो घोल है वो क्या होता जाएगा, 2-4 चम्मच डालने के बाद थोड़ा सा वो गाढ़ा होने लग जाएगा, और डालेंगे तो और गाढ़ा हो जाएगा। इसका मतलब उसकी सांद्रता बढ़ गई, उसकी सांद्रता ज़्यादा हो गई। और अगर ये चीज़ कम है विल्य और यहाँ पानी ज़्यादा है तो वो थोड़ा छितरा हुआ रहेगा, वो उतना गाढ़ापन उसमें नहीं रहेगा, तो हम उसको कहेंगे उसकी सांद्रता क्या है, कम है। तो यही बात यहाँ है, अति पराशरी विलयन का मतलब क्या है कि यहाँ जो हम विलयन काम लेंगे उसकी सांद्रता, जो कोशिका हम यहाँ काम लेंगे जिसको उसमें डुबाएंगे, उसकी सांद्रता, कोशिका की सांद्रता, जो कोशिका है उसकी रस की सांद्रता उस विलयन की सांद्रता की तुलना में क्या होगी, कम होगी। बात को समझना आप कि हमारे पास कोई ऐसा विलयन है या घोल है जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसकी सांद्रता ज़्यादा है किसकी तुलना में, कोशिका रस की सांद्रता में। कोशिका रस यानी ये जो अंदर जो भरा है उसको हम कोशिका रस कह रहे हैं, इसकी सांद्रता क्या है, यहाँ कम है। तो अति पराशरी विलयन का मतलब क्या हो गया, ऐसा विलयन या ऐसा घोल जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से क्या होती है, ज़्यादा होती है। यानी कहने का मतलब ये ज़्यादा गाढ़ा है, इसकी सांद्रता ज़्यादा है कोशिका रस से, इसका मतलब काफ़ी गाढ़ा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक प्लांट सेल को डुबोएंगे। जैसे मान लो ये सेल में लाया और इसमें डुबो दिया, तो इस सेल को मैं यहाँ रखता हूँ और मैंने क्या कर दिया, इसको मान लो यहाँ डुबो दिया मैंने। अब इसके अंदर जो रस भरा हुआ है उसको मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कोशिका रस, और इसकी सांद्रता क्या है, कम है। इसकी सांद्रता क्या है, यहाँ कम है, और इसकी सांद्रता यहाँ क्या है, ज़्यादा है। और यहाँ ये क्रिया किस पर निर्भर है, परासरण पर। और परासरण में क्या होता है, विलायक के जो कण होते हैं वो अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा या अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए अपनी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाते हैं। विलायक के कण, सिर्फ और सिर्फ विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली से अपनी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाते हैं, उसे हम परासरण कहते हैं। तो यहाँ कम सांद्रता किसकी है, इसकी सेल की, और ज़्यादा सांद्रता किसकी, इसकी। तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाना, किसको पार करके, अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके,
कौन जाएंगे? विलायक के अणु। और विलायक के कण कौन है? यहाँ पानी है। तो यहाँ देखो इसकी सांद्रता कम है और ये हो गई इसकी अर्धपारगम्य झिल्ली सेल मेम्ब्रेन, और इसकी सांद्रता ज़्यादा है। तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर ये विलायक के कण इस सेल से यानी कोशिका रस से बाहर निकलना शुरू करेंगे। कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जा रहे हैं। कौन? विलायक के कण जा रहे हैं, यानी पानी के कण जा रहे हैं, यानी पानी की हानि हो रही है और ये बाहर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसकी सांद्रता कम है और इसकी सांद्रता ज़्यादा है। हमने इस कोशिका को एक ऐसे विलयन में रखा है जिसकी सांद्रता क्या है? ज़्यादा है, और उस विलयन को हम क्या कहेंगे? अति पराशरी विलयन कहेंगे। यानी ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से ज़्यादा होती है, जिससे क्या होता है? इस कोशिका को इसमें डुबोने से, यहाँ इसकी सांद्रता कम है तो यहाँ विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करते हुए उच्च सांद्रता की ओर जाते हैं। जहाँ गाढ़ापन ज़्यादा है तो पानी को बाहर खींचा जाता है, अंदर पानी ज़्यादा है, विलायक ज़्यादा है, यहाँ विलायक कम है। तो इस गाढ़ेपन को बराबर करने के लिए अंदर का जो पानी होता है सेल का, वो बाहर खींचा जाता है, या वो ऑटोमेटिक कहने मतलब बाहर आता है, उसको हम परासरण कहते हैं। जिससे क्या होता है? जीव द्रव्य कुंचन होता है। अब ये जैसे जैसे पानी की हानि होगी तो ये जीव द्रव्य सिकुड़ेगा, कोशिका झिल्ली भी सिकुड़ेगी, और वो कोशिका के ऐसे लगातार वो सिकुड़ता जाएगा। जब लंबे समय तक हम उसको रखेंगे और धीरे धीरे वो सिकुड़ कर कोशिका के मध्य में या कहीं कोने में वो संघनित होकर या इकट्ठा हो जाएगा। तो जिसको हम क्या बोलेंगे? जीव द्रव्य कुंचित कोशिका बोलेंगे, या जीव द्रव्य कुंचन बोलेंगे, कुंचित बोलेंगे, जीव द्रव्य कुंचित सेल। तो इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलेंगे? जीव द्रव्य कुंचन। ये क्या प्रक्रिया हुई? जीव द्रव्य कुंचित प्रक्रिया हुई। और इस पूरी जो प्रोसेस है उसको हमने क्या बोला? जीव द्रव्य कुंचन बोला। अब इसमें एक प्रारंभिक स्टेज आती है जिसको हम बोलते हैं, जब थोड़ा सा आगे संकुचित होता है तो उसको बोलते हैं प्रारंभिक जीव द्रव्य कुंचन। और फिर वो धीरे धीरे उसके कुंचन होने लगातार वो बढ़ता ही जाता है, कुंचित होता ही जाता है, और वो इस प्रकार एक संघनित होकर एक जगह इकट्ठा हो जाता है, जिसको जीव द्रव्य कुंचित कोशिका कहते हैं। और उस पूरी प्रोसेस को जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी आपको। यहाँ जल की हानि हो रही है और कोशिका झिल्ली समेत जीव द्रव्य कुंचित होकर संघनित होकर एक जगह इकट्ठा हो रहा है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? जीव द्रव्य कुंचन कह रहे हैं। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा होता है हमको हमारे आचार, मुरब्बा, शहद को सुरक्षित रखने में। अब देखो, आचार में तेल होता है तो उसमें थोड़ा गाढ़ापन होता है, उसकी सांद्रता ज़्यादा हो गई। और इसी प्रकार जैसे मुरब्बा है तो उसमें भी थोड़ा चाशनी का जो घोल बना होता है वो गाढ़ा होता है, यानी उसकी सांद्रता ज़्यादा होती है। इसी प्रकार शहद भी गाढ़ा होता है तो उसकी सांद्रता भी ज़्यादा होती है। अब जैसे मान लो हमारे पास शहद है, अब वो कई सालों तो हज़ारों साल तक खराब नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि उस शहद की जो सांद्रता है वो क्या है? ज़्यादा है, यानी वो गाढ़ा है, गाढ़ापन है उसमें, सांद्रता उसमें ज़्यादा है, यानी पानी की मात्रा कम है उसमें, विलायक कम है, और जो इंग्रेडिएंट्स है विल्य वो ज़्यादा है, तो वो गाढ़ापन है यानी उसकी सांद्रता ज़्यादा है। अब मान लो इसमें कोई भी कीट, कवक, फफूंद, कीड़ा मकोड़ा जो भी इसमें गिरा, मान लो कोई भी कीड़ा मकोड़ा इसमें गिर गया इसको खाने का या इसमें पनपने की कोशिश कर रहा है, तो ये कीड़ा मकोड़ा कई सारी सेल से बना हुआ है, और इसकी सेल जो भी कवक या फफूंद या जो भी ये जीवाणु कीटाणु जो सूक्ष्म जीव है, इसकी शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है, और उसकी कोशिका रस की सांद्रता क्या है? कम है। इसकी कोशिका रस की सांद्रता क्या मिलेगी आपको? यहाँ कम मिलेगी, क्योंकि प्रत्येक जीव का शरीर है वो पानी से बना होता है, उसमें पानी की 50%, 60%, 70% पानी होता है, लेकिन यहाँ 50-60% पानी नहीं है, इसकी सांद्रता बहुत ज़्यादा है। किसकी तुलना में? इस जीव की सेल की तुलना में। अब इसकी सांद्रता, इस जो भी जीव है उसकी कोशिका की सांद्रता या कोशिका रस की सांद्रता क्या है? कम है, यानी उसमें विलायक ज़्यादा है, यानी पानी ज़्यादा है। अब क्या होगा? वो पानी अपनी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर क्या करेगा? परासरण की क्रिया होगी, और वो जीव की सेल में जो पानी है वो परासरण की क्रिया द्वारा उसकी अर्धपारगम्य झिल्ली को भेदता हुआ, यानी जो प्लाज्मा झिल्ली है उसको मतलब पार करता हुआ उस जीव से बाहर उच्च सांद्रता की ओर गमन करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। और जिससे क्या होता है? उस जीव का जीव द्रव्य कुंचित होने लग जाता है। जब उसका भौतिक आधार ही जीव द्रव्य ही कुंचित होने लग जाएगा
तो उसकी सारी एक्टिविटी क्रियाएं बंद हो जाएगी और वो इसमें भस्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, मर जाएगा। जिससे क्या होता है, हमारे अचार, मुरब्बा, ये शहद कई सालों तक खराब नहीं होता है। मुरब्बा, उसमें चाशनी का गाढ़ा घोल होता है तो उसकी सांद्रता ज़्यादा होती है, उसमें कोई भी कीड़ा मकोड़ा गिरेगा और कीड़ा मकोड़ा की सेल की जो कोशिका रस की सांद्रता वो कम होगी, जिससे क्या होगा, विलायक के कण अपनी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाएंगे और सारा पानी जीव का निचोड़ लिया जाएगा उच्च सांद्रता के घोल में, और वो जीव वहीं नष्ट हो जाएगा। तो इसका ये फायदा है। दूसरा हम देखें क्या जीवद्रव्य विकुंचन, ये क्या है। तो ये जस्ट अपोजिट है इसका, कि ये जो प्रारंभिक जीवद्रव्य कुंचन की जब अवस्था आती है, अब इसी कोशिका को हम उठाकर क्या रख दें, पानी में रख दें। अभी तो एक इसमें था, अतिपराशरी विलयन में था, जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से ज़्यादा था। या तो हम इस कोशिका को उठाएं और पानी में रख दें, या क्या करें, हम उसको अल्प पराशरी विलयन में रख दें। अल्प पराशरी विलयन में, विलयन में 3 प्रकार के बताइए आपको। अतिपराशरी, जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से ज़्यादा है। अल्प पराशरी, वह विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से कम मिलेगा। अतिपराशरी विलयन में तो इसकी सांद्रता, ऐसा विलयन, ऐसा घोल जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से ज़्यादा होता है। अल्प पराशरी विलयन, ऐसा घोल या ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका रस से क्या होती है, कम होती है। यानी कोशिका रस की सांद्रता ज़्यादा होगी और इस विलयन की सांद्रता कम होगी। और एक होता है समपराशरी, जिसमें कोशिका रस की सांद्रता और विलयन या घोल की सांद्रता क्या मिलती है, इक्वल मिलती है, बराबर होती है। अब हम इसको जब प्रारंभिक जीवद्रव्य कुंचन की अवस्था में जब सेल आती है, तो या तो इसको हम पानी में रख देना है, या हमको किस में रख देना है, अल्प पराशरी विलयन में रख देना है। तो अल्प पराशरी विलयन यानी जिसकी सांद्रता क्या होगी, कोशिका रस से कम होगी, यानी ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका रस से क्या होगी, कम होगी। और अब इस कोशिका को मैं उठाऊंगा, यहाँ रख दूंगा, और इस सेल की सांद्रता क्या है, ज़्यादा है, यानी इसकी रस की सांद्रता ज़्यादा है और इस विलयन की सांद्रता क्या है, कम है, इसकी सांद्रता ज़्यादा है। तो वही पराशरण की क्रिया होगी जो जिसमें क्या होगा, विलायक के जो कण है, पानी के जो कण है, वो अपनी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जाएंगे। तो उच्च सांद्रता कहाँ है, सेल में है। निम्न सांद्रता कहाँ है, विलयन में। तो यहाँ से जो पानी है वो वापस इस सेल के अंदर ऊर्ध्वपार्श्व झिल्ली से होता हुआ इसमें प्रवेश करना शुरू करता है, और जिससे ये वापस फैल कर अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएगा, जिसको हम क्या कह देंगे, जीवद्रव्य विकुंचन। तो जब जीवद्रव्य कुंचित कोशिका को पानी में या अल्प पराशरी विलयन में, यानी ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से कम होता है, जिससे क्या होता है, कोशिका रस की सांद्रता ज़्यादा होती है। तो यहाँ विलायक के अणु अपनी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर पराशरण की जब क्रिया करते हैं, तो यहाँ पानी वापस जो कमी हुई थी, जो हानि हुई थी, वो वापस पूरी कर दी जाती है। उसमें कोशिका में पानी जाना शुरू करता है, क्योंकि कोशिका रस की सांद्रता यहाँ ज़्यादा है, तो पानी को अंदर खींचा जाता है, और इस प्रकार वो जीवद्रव्य जो है वो वापस फैलकर अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। तो यह था जीवद्रव्य कुंचन और जीवद्रव्य विकुंचन। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।